शहंशाह, बीजापुर की बड़ी बेगम का पैगाम आया है। क्या लिखा है उन्होंने? मदद मांगी है। शिवाजी के आतंक से वो बहुत परेशान है। उसने उनके सबसे काबिल सरदार अफजल खान को भी हरा दिया है और उनके कई किलों पर भी कब्जा कर लिया है। मैं अभी उसी के बारे में सोच रहा था। उसका कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इस तरह वो डेक्कन में जीत हासिल करता है तो एक दिन मुगल साम्राज्य के लिए खतरा बन जाएगा। जब तक वो हमारी सीमाओं से दूर था तब तक ठीक था, मगर अब उसने हमारे इलाकों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। आप ही बताइए, ऐसे में हम क्या करें? तुम फौरन शाइस्त खान को खबर कर दो कि वो अपनी सेना के साथ जाकर शिवाजी पर हमला करे। 1657 तक छत्रपति शिवाजी ने मुगलों से कोई पंगा नहीं लिया था, बल्कि इससे पहले उन्होंने बीजापुर जीतने के लिए कई बार औरंगजेब के साथ संधि करने की भी कोशिश की। लेकिन 1657 में छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के इलाके अहमदनगर की एक रियासत पर कब्जा कर लिया। उस समय औरंगजेब अपने भाइयों के साथ तख्त की जंग में व्यस्त था, मगर अब जब वो बादशाह बन गया था तो वो जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी के मसले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। जनवरी 1660 को शाइस्त खान 1.5 लाख सैनिक लेकर पूना पहुंचा और छत्रपति शिवाजी को हराकर पहले पुणे को अपने कब्जे में ले लिया और फिर उन्हीं के घर लाल महल में रहने लगा। उसने पुणे में बहुत काम किया, बहुत सी इमारतें बनाई, बगीचे बनाए। उसके शासन में अनाज के दाम भी कम थे। उसके शासन में पुणे शहर खूब फला फूला। वो भी वहां खुश था। वो अब तक छत्रपति शिवाजी को भूल चुका था, मगर छत्रपति शिवाजी उसे नहीं भूले थे। 1663 में उसकी बेटी की सगाई की रात छत्रपति शिवाजी ने उसके घर पर हमला बोल दिया। शाइस्त खान तो बच गया था, मगर वो अपने परिवार को न बचा सका। छत्रपति शिवाजी ने उसके होने के भ्रम में उसके बेटे को मार दिया था, जिसके बाद छत्रपति शिवाजी वहां से अपने आदमियों को लेकर भाग निकले थे। यह खबर औरंगजेब तक पहुंची। वो गुस्से से भर गया और अपने वजीर से बोला, यह हमारा अपमान है। शाइस्त खान ने ऐसा होने भी कैसे दिया? शिवाजी जैसे बड़े खतरे से उसकी नजर हटी भी कैसे? शहंशाह, उसकी बेटी की सगाई थी और फिर पीछे 3 सालों में शिवाजी ने कुछ किया भी तो नहीं था। हार जाने का कोई बहाना नहीं होता। उसे पुणे से हटाकर बंगाल भेज दो। कुछ समय बाद छत्रपति शिवाजी ने पुणे को वापस जीत लिया, लेकिन वो यही नहीं रुके। 1664 में उन्होंने एक बार फिर मुगलों से पंगा लिया। सूरत में स्थित बंदरगाह, जो कि मुगलों का एक संपन्न व्यापारिक केंद्र था, उस पर हमला बोलकर उस पूरे शहर को लूट लिया। औरंगजेब को जब ये बात पता चली तो उन्होंने राजा जय सिंह को बुलाया। शिवाजी को कैसे भी रोकना होगा। मैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपता हूं। इस बार वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। जी शहंशाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे शिवाजी चाहिए, किसी भी कीमत पर। 1665 में जयसिंह ने अपनी शक्तिशाली सेना के बल से छत्रपति शिवाजी के कई किले और इलाके जीत लिए, जिससे छत्रपति शिवाजी को मुगलों के साथ शांति संधि करनी पड़ी, जिसे पुरंदर संधि का नाम दिया गया, जिसके तहत उन्हें 12 किले छोड़कर अपने सारे किले और कुछ ऐसे इलाके मुगलों को समर्पण करने थे जिनकी सालाना आय 4 लाख सोने की मोहरें हों। छत्रपति शिवाजी बीजापुर के खिलाफ लड़ने के लिए मुगलों का साथ देने के लिए भी सहमत हो गए। फिर एक दिन छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब का एक पैगाम मिला। उसने उन्हें आगरा मिलने के लिए बुलाया था। छत्रपति शिवाजी ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने बेटे सांभाजी के साथ आगरा की ओर रवाना हो गए। उनके वहां पहुंचते ही जयसिंह उन्हें उनके बेटे के साथ औरंगजेब के दरबार में लेकर गया। औरंगजेब से मिलते ही छत्रपति शिवाजी ने उसे कुछ तोहफे भेंट किए। औरंगजेब और उसकी ये पहली मुलाकात थी। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, वक्त जैसे ठहर ही गया। दोनों एक ही समान जिद्दी थे। छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब से कहा, बताइए, शाहबाद औरंगजेब को मेरी याद कैसे आई? हम तुमसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करना चाहते थे। अपने दुश्मन को करीब से जानना अच्छा होता है। आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूं, इसलिए मैं भी आज आपके दरबार में खड़ा हूं। छत्रपति शिवाजी की हिम्मत देखकर औरंगजेब मुस्कुरा दिया और बोला,
हम चाहते हैं तुम हमारी तरफ से कंधार जाओ और वहां उठने वाले हर विद्रोह को खत्म करो। ये कहकर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को निम्न स्तर के अफसरों के साथ खड़े होने का इशारा किया, जिससे छत्रपति शिवाजी भड़क उठे और गुस्से से पैर पटकते हुए अपने बेटे के साथ दरबार से बाहर चले गए। उनकी इस गुस्ताखी पर औरंगजेब ने जय सिंह को आदेश दिया, जाओ उसे पकड़कर नजरबंद करो। एक दिन मौका देखकर छत्रपति शिवाजी औरंगजेब की कैद से भाग निकले, जिससे उनके और मुगलों के बीच की दुश्मनी की खाई और ज्यादा गहरी हो गई। लेकिन राजा जसवंत सिंह के बीच बचाव करने से एक बार फिर उनके बीच शांति संधि हुई, जो 1670 तक चली। औरंगजेब कुछ समय के लिए अफगानिस्तान के मसलों में व्यस्त हो गया। इधर छत्रपति शिवाजी ने अपना हारा हुआ सब कुछ वापस ले लिया और फिर 1673 में उसने खुद को मराठा एम्पायर का राजा घोषित किया, जिसके बाद वो छत्रपति शिवाजी कहलाने लगे। अगले 6 सालों तक उन्होंने मराठा साम्राज्य को बहुत बढ़ाया और फिर एक दिन 5 अप्रैल 1680 में किसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद वो छत्रपति शिवाजी को जीतने से रोक नहीं पाया, लेकिन 1689 में उसने छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी को जरूर मार दिया था। इसके अलावा इसके शासनकाल में बहुत से विद्रोह हुए, वो सबको दबाता चला गया। मुगल साम्राज्य को और दूर तक बढ़ाने के लिए वो 1680 में दिल्ली छोड़कर डेक्कन चला गया। उसके साथ साथ मुगल सल्तनत की राजधानी भी दिल्ली से औरंगाबाद शिफ्ट हो गई। बीजापुर और गोलकुंडा जो वो पहले नहीं जीत पाया था, उसने वहां जाकर उन पर जीत हासिल की। जो उसके रास्ते में आता वो उसे हटा देता। इसी के चलते उसने बहुत से हिंदू मंदिर भी तोड़े। बनारस का विश्वनाथ मंदिर अकबर के काल में राजा मान सिंह ने बनवाया था। औरंगजेब को शक था कि उनके पड़पोते राजा जय सिंह ने शिवाजी को आगरा से भगाने में मदद की थी, इसलिए उसने वो मंदिर गिरवा दिया। मथुरा का केशव देव मंदिर उसने इसलिए गिरवाया क्योंकि उन्होंने सत्ता के संघर्ष के समय दारा शिकोह को पनाह दी थी, और दूसरा, मथुरा के ब्राह्मणों ने भी शिवाजी को आगरा से बाहर निकालने में उसकी मदद की थी। ये सच है कि उसने बहुत से हिंदू मंदिर तोड़वाए, मगर उसके पास उसका अपना एक राजनीतिक कारण था। उसने गैर मुस्लिम समुदायों पर जिज़्या टैक्स लगाया, लेकिन बहुत से मौके ऐसे भी थे जब उसने उन्हें अपना धर्म निभाने की पूरी स्वतंत्रता भी दी। जब तक कोई उसके पक्ष में होता तब तक वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं करता था। जैसे उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर सिंह का सिर कलम करवा दिया था क्योंकि वो कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े थे और उन्होंने इस्लाम धर्म को मानने से इनकार कर दिया था। उसके बेटे अकबर ने राजपूतों के साथ मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह किया तो उसने उसे भी नहीं बख्शा। समय के साथ औरंगजेब का अपने धर्म इस्लाम की तरफ झुकाव बढ़ता गया। उसने अपने साम्राज्य में शराब पर रोक लगवा दी थी। उसके दरबार में संगीत और नृत्य पर पाबंदी थी। वो कुरान अपने हाथों से लिखता, इस्लामी टोपियां सिलता। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा करके वो अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार करने के गुनाह का प्रायश्चित करता था। वो सच्चा मुसलमान था, इस्लाम के उसूलों पर भी चलता था, मगर जब कोई उसकी सत्ता के आड़े आता तो वो वही करता जो उसकी सत्ता के हक में होता। डेक्कन को जीतने का सपना औरंगजेब ने अपने बादशाह बनने से पहले देखा था, जिसे उसने अपने बादशाह बनने के बाद पूरा किया। लेकिन उसके इस मिशन ने उसे फाइनेंशियली बहुत कमजोर कर दिया था। वर्षों तक जंग करते करते उसका खजाना कम होता गया। जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ता गया वैसे वैसे उसका पतन भी होने लगा। उसके आखिरी दिन किस तरह गुजरे, किसे उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, ये जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड।